हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट फैब 2025 के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आईडी है 704111 एंड लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है, कह रहे लेट वी मेरे पास ए बी सी कोई वेक्टर है आर क्यूब का। ठीक है, बी अ नॉन जीरो वेक्टर दैट लाइज इन द ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ द रो स्पेस ऑफ मैट्रिक्स। यानी ये जो हमें मैट्रिक्स गिवन है ना, कह रहे इस मैट्रिक्स का जो रो स्पेस है उस रो स्पेस के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में ये वेक्टर है। तो सबसे पहले अगर बात करें ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, तो उसके लिए देखो, मान लो कि V मेरे पास एक सब स्पेस गिवन है, उस सॉरी V मेरे पास एक स्पेस गिवन है और W उसका एक सब स्पेस है। इस W का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, इसको डिनोट करते हैं W परप से, और ये मेरे पास होता है उन वेक्टर्स को कंटेन करता है V के उन वेक्टर्स को जिनका इनर प्रोडक्ट 0i किसके साथ, फॉर ऑल U बिलोंग्स टू W। यानी इस W के अंदर आने वाले जितने भी वेक्टर्स हैं, अगर उस V का उन सारे वेक्टर्स के साथ इनर प्रोडक्ट 0 के इक्वल आए तो मैं बोल देती हूँ कि वो मेरे पास क्या है, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में चला जाता है। इसको मैं बोलती हूँ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो अब देखो यहां से हमें जो गिवन था, ए मैट्रिक्स गिवन थी। ए मैट्रिक्स क्या गिवन थी, 227 एंड 314, है ना। कह रहे कि ये जो मैट्रिक्स है इसका जो रो स्पेस बनेगा उसके ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में एक नॉन जीरो वेक्टर गिवन है। ठीक है, हमें जो वेक्टर गिवन है वो ए बी सी गिवन है और वो कैसा गिवन है, नॉन जीरो। यानी ए बी जीरो नहीं हो सकता, बी भी जीरो नहीं हो सकता, सी भी जीरो नहीं हो सकता। एक साथ इकट्ठे ऐसे हो सकता है जैसे 100 हो गया, ठीक है, 010 हो गया, लेकिन एक साथ सब जीरो नहीं हो सकते। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका जो रो स्पेस निकलेगा, रो स्पेस होता है रो से जनरेट होने वाले एलिमेंट्स। ठीक है, या फिर मैं बोलूं कि अगर हर एलिमेंट इनके रो के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जाए, उन सारे एलिमेंट्स को कंटेन करवा देते हैं एक सेट के अंदर, वो मेरे पास रो स्पेस कहलाता है। यानी जो रो स्पेस निकलेगा वो मेरे पास कुछ ऐसा निकलेगा, देखना, m ऑफ 227 प्लस में n ऑफ 314, है ना। ठीक है, ये मेरे पास आएगा वेयर m और n है वो कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। तो ये जो बनेगा ना, ये रो स्पेस बनेगा। मैं क्या करती हूँ यहाँ से, मुझे अब देखो ये जितने भी आएंगे ये इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जाएंगे। लीनियर इंडिपेंडेंट तो सिर्फ ये दो ही रहेंगे, इनके अलावा तो जो भी आएंगे वो लीनियर डिपेंडेंट आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करती हूँ, ए बी सी को इनर प्रोडक्ट करवाती हूँ किसके साथ, सबसे पहले तो मैं यही ले लेती हूँ 227। ठीक है, ये क्या आना चाहिए, जीरो के इक्वल, क्योंकि ए बी सी उनके ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के अंदर है। तो ये होगा 2a प्लस का 2b प्लस का 7c इक्वल्स टू 0। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन निकालेंगे, तो यहाँ से ए बी सी का की बार किसके साथ करवा देंगे, 314 के साथ। तो ये आएगी 3a प्लस में b प्लस में 4c इक्वल्स टू 0। ये आ गई सेकंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। अब वेरिएबल्स हमारे पास 3 है लेकिन इक्वेशंस 2 हैं, तो वहां से कुछ ना कुछ कंडीशन ऐसी आएगी कि मिनिमम अगर मैं पुट कर दूं तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, मतलब कोई एक के रिलेशन में निकल के आएंगे सारे वेरिएबल्स। ठीक है, वहां से हम मिनिमम पुट करेंगे तो वो मिनिमम वैल्यू देगा a प्लस बी प्लस सी के मॉडुलस की, क्योंकि हमसे ये पूछा है ना, कि a प्लस बी प्लस सी के मॉडुलस की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। और देखो सबसे मेन बात, ए बी सी इंटीजर्स हैं, ए बी सी कैसे हैं, इंटीजर्स हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इन इक्वेशंस को सोल्व कर लेते हैं। इसको मैं करवा देती हूँ किससे, मल्टीप्लाई 2 से, ताकि बी वाली चीज कैंसिल हो जाए, और सब्ट्रैक्ट करवा दूंगी। तो 2a प्लस का 2b प्लस का 7c इक्वल्स टू 0 एंड 6a प्लस का 2b प्लस का 8c इक्वल्स टू 0, सब्ट्रैक्ट करवाया। ठीक है, ये कैंसिल हुआ। यहाँ पे आया माइनस का 4a माइनस का c इक्वल्स टू 0, दैट इज c इक्वल्स टू माइनस का 4a। सिमिलरली ये तो c जो निकला है इसकी वैल्यू उठा के या तो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर या सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट कर दो। तो मैं सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट कर देती हूँ। तो 3a प्लस का b माइनस का प्लस का 4c, तो प्लस का 4 इंटू माइनस का 4 इक्वल्स टू 0।
3a प्लस का b माइनस का 16a इक्वल्स टू 0, यानी b इक्वल्स टू 13a, यानी b भी मेरा a के ऊपर डिपेंड कर गया, c भी मेरा a के ऊपर डिपेंड कर गया। तो यहां से जो मेरा मिनिमम वैल्यू इसने पूछी थी a प्लस b प्लस c की, वो क्या होगी देखना, मिनिमम वैल्यू ऑफ a एज इट इज, b 13a, c माइनस का 4a, ये आया मिनिमम वैल्यू ऑफ, ये कितना हो जाएगा 10a, है ना, इसको सोल्व करने के बाद। अब एक बात देखना, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है इसकी, a को अगर मैं 0 ले लूं तो सबसे मिनिमम वैल्यू देगा, उसके बाद फिर 1 लेने पे 2 लेने पे इंक्रीज करेगा धीरे धीरे। लेकिन a को 0 लेने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे a जैसे ही मैं 0 लूंगी तो एक तो सबसे पहले a 0, उसकी वजह से b 0, फिर उसकी वजह से c 0, तो ये तो फिर 0 वेक्टर बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे 0 वेक्टर तो नहीं चाहिए हमें, तो मिनिमम वैल्यू निकल सकती है 1 के ऊपर, क्योंकि a b c इंटीजर्स गिवन थे। तो यहाँ से a वैल्यू होगी वो, अगर मैं 1 लूंगी तो ये वैल्यू मेरे पास सबसे मिनिमम रहेगी, तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 ऑफ a दैट इज 10, है ना, क्योंकि a को 1 पुट किया, तो यहाँ से ऑप्शन 10 हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो कह रहा है कि ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन है और इसकी आईडी है 704114। ठीक, कह रहे कि लेट h है वो मेरे पास z प्लस में x आयोटा y बिलोंग्स टू c सच दैट y इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब समझ रहे हो, h जो सेट गिवन है वो क्या गिवन है, z x प्लस आयोटा टाइप के एलिमेंट्स कंटेन कर रहा है सच दैट y इज ग्रेटर देन 0, यानी ये मेरे पास बोल रहा है कि अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो ये मेरे पास अपर हाफ प्लेन आता है। ठीक है, ये मेरे पास क्या आता है, अपर हाफ प्लेन। ठीक, एंड कह रहे हैं कि f है वो h से c एक मैपिंग जा रही है जो कि नॉन कांस्टेंट होलोमॉर्फिक फंक्शन है। ठीक है, यानी f है h से c एक मैपिंग गिवन है जो कि एनालिटिक हमें गिवन है। ठीक है, और कैसे गिवन है, नॉन कांस्टेंट। ठीक, अब आगे देखो, आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे कि सच दैट कि एफ जेड का मॉडुलस इज लेस देन 1 फॉर ऑल z बिलोंग्स टू h। ठीक है, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। अच्छा, एफ जेड का मॉडुलस लेस देन 1 गिवन है, यहाँ पे अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व कर पाओ तो लेस देन 1 के अंदर मेरे पास कोई डिस्क आ जाती है, मतलब देखो अगर मैं ये डिस्क ले लूं मॉडुलस z लेस देन 1 की, ठीक है, मान लो कि जो h है वो मेरा इसको मैप कर जाए, तो यहां से जितने भी इमेजेस आएंगी वो सब इसके अंदर ही आएंगी। इसका मतलब यहाँ पे इसके बोलने का मतलब यही था कि हमारे पास जो मैपिंग आएगी वो क्या करेगी, अपर हाफ प्लेन को इसके अंदर मैप कर देगी। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मैप करने का फायदा यही होगा कि जितनी भी इमेजेस निकल कर आएंगे वो सब मॉडुलस ऑफ z लेस देन 1 के अंदर कंटेन कर जाएंगी। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें इसने ये साफ साफ बोल दिया कि h है वो मेरे पास क्या जा रही है, वो मेरे पास ऐसी मैपिंग है। ठीक है, यानी ओपन डिस्क के ऊपर मैप कर रही है जिसका यूनिट रेडियस है। ओके, और हमें पता है कि ऐसी जो मैपिंग होती है वो हमारे पास कुछ इस टाइप की होती है। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या करती हूँ, देखो मुझे इस टाइप की मैपिंग लेनी है। ठीक है, मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे एक तो लैम्डा को मैं 0 के इक्वल पुट कर लेती हूँ, साथ में यहाँ पे अल्फा को। देखो ये जो मैपिंग है ये मैप करती है जब मेरा एक तो इमेजनरी ऑफ अल्फा है वो ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, तो वो क्या होता है, अपर हाफ प्लेन को इस पे मैप कर जाती है, इस वाले पे, यूनिट डिस्क के ऊपर। ठीक है, ओपन यूनिट डिस्क पे। तो अल्फा मैंने आयोटा ले लिया। ठीक है, मैं यहां से मैपिंग चूज करके चल रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने लैम्डा को तो 0 ले लिया और अल्फा को मैंने आयोटा ले लिया, तो ये बनेगी z माइनस आयोटा अपॉन में z प्लस में आयोटा, क्योंकि अल्फा बार था। ठीक है, ये जो मैपिंग आएगी ना ये मेरी क्या कर जाएगी, h से c को मैप कर जाएगी, या मैं बोलूं h से c को अगर मैप कर रही है तो ये तो सिर्फ कोडोमेन है, बाकी इसकी जो रेंज आएगी वो क्या आएगी, ओपन यूनिट डिस्क। ठीक है, अब हमें ये मैपिंग लेकर चलनी है। ठीक है, इस मैपिंग के अकॉर्डिंग हम जो ऑप्शंस डिस्कार्ड होते हैं उनको डिस्कार्ड करेंगे और जो ऑप्शंस ट्रू होते हैं उनको ट्रू कर देंगे। ठीक है, डिस्कार्ड ऑलमोस्ट हो जाएंगे 3 ऑप्शंस। ठीक, तो यहाँ पे देखो हमसे पूछ रहा है फर्स्ट ऑप्शन में f डैश ऑफ आयोटा y,
तो सबसे पहले इसका एफ डैश तो कैलकुलेट करें, है ना, हमसे ये पूछ रहे हैं। तो एफ डैश जेड तो कैलकुलेट करें, तो कितना आएगा, जेड प्लस आयोटा एज इट इज इसका 1 माइनस में जेड माइनस आयोटा एज इट इज इसका 1 अपॉन में जेड प्लस में आयोटा का होल स्क्वायर। यानी ये मेरे पास क्या बना, 2 आयोटा अपॉन में जेड प्लस में आयोटा का होल स्क्वायर। ये मेरे पास आया एफ डैश जेड। हमें चाहिए एफ डैश ऑफ आयोटा वाई, तो यहाँ पे जेड की जगह क्या पुट कर दोगे, आयोटा वाई, है ना। तो 2i अपॉन में आयोटा वाई प्लस में आयोटा का स्क्वायर, है ना। तो ये आया 2 आयोटा, आयोटा बाहर लेंगे आयोटा स्क्वायर, तो ये बनेगा ये। ठीक है, हमसे क्या बोल रहा था, इसका मॉडुलस के बारे में पूछ रहा था, या नहीं मॉडुलस नहीं, एज y टेंड्स टू इंफिनिटी। देखो लिमिट y टेंड्स टू इंफिनिटी एफ डैश ऑफ आयोटा y क्या आएगा, लिमिट y टेंड्स टू इंफिनिटी माइनस का 2 आयोटा अपॉन में y प्लस में 1। जैसे ही y मेरा इंफिनिटी को टेंड करेगा, ये डिनोमिनेटर इंफिनिटी को टेंड किया तो 1 बाय इंफिनिटी 0 को टेंड कर जाएगा, ओवरऑल ये मेरा 0 को टेंड कर जाएगा। तो यहां से ऑप्शन फर्स्ट मेरा आ गया करेक्ट। अब कह रहा है कि ये क्या मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 1 आई है, मतलब इसकी जो लिमिट आ रही है क्या वो एब्सोल्यूट 1 की आ रही है, नहीं आ रही, वो तो हमारी 0 आ रही है। तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन गलत। फिर कह रहे कि क्या ये इसका अगर मैं मॉडुलस भी अप्लाई कर दूं तो भी क्या प्लस इंफिनिटी को जाएगी। देखो अगर मॉडुलस भी अप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। देखो अगर इसको मॉडुलस आपने अप्लाई कर दिया, ये मेरे पास आया, तो ये तो क्या हो जाएगा 2, अंदर तो 1 अपॉन वाई प्लस 1 ही बचेगा, और y टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये अगेन क्या चला जाएगा, 0 चला जाएगा, तो प्लस इन्फिनिटी तो नहीं जा रहा। तो यहां से क्या हुआ, थर्ड ऑप्शन भी गलत। एंड कह रहा है कि लिमिट y टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी एफ डैश वाई आयोटा वाई इज नॉट अ रियल नंबर। अरे रियल नंबर है 0, तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन भी गलत। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हो इसको। चलते हैं नेक्स्ट पे। ये हमारे पास क्वेश्चन है रियल एनालिसिस का। ठीक है, और ये हम जब शुरू में बेसिक्स पढ़ते हैं फंक्शंस के बारे में, तो वहां पे हम इनको पढ़ते हैं कि मैपिंग जो होगी वो 1 1 कितनी होती है एंड ऑन टू कितनी होती है। तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन आईडी है हमारे पास 704011 एंड ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शंस फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन टू 7 टू 1 2 3 एंड सो ऑन टू 10। देखो हमें कह रहा है कि 1 1 फंक्शंस कितने बनेंगे, कहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 से 1 से लेके 10 तक। ठीक है, इससे हमें 1 1 फंक्शन पूछ रहा है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ये हमारे पास होता है m, ये हमारे पास होता है n। तो जब m से n जाती है मतलब m एलिमेंट्स कंटेन करेगा और n एलिमेंट्स ये कंटेन करेगा, तो वहां पे क्या होता है, हमारे पास जो 1 1 मैपिंग का फॉर्मूला होता है या 1 1 फंक्शंस की जो नंबर होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है npm। ठीक है, परम्यूटेशन लगता है, यानी 10 ऑफ p7। ठीक है, ये कितना होता है 10 फैक्टोरियल अपॉन में 10 माइनस का 7 फैक्टोरियल, दैट इज 10 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, तो यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन क्या आ जाएगा, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे देखो, ये हमारे पास अगेन क्वेश्चन है लीनियर अलजेब्रा का। ठीक है, अब हमसे बोल क्या रहे, इसकी क्वेश्चन आईडी है 70404109। ठीक, कह रहे कि फॉर अ वेरिएबल एक्स कंसिडर द आर वेक्टर स्पेस। ठीक है, वी है वो हमें क्या गिवन है, ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस में ए टू एक्स स्क्वायर, जहां पे ए वन ए टू ए थ्री है वो आर के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, लेट टी है वो वी से वी कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो क्या कर रही है, मैप कर रही है एफ को एफ प्लस में डी एफ बाई डी एक्स, जहां पे डी एफ बाई डी एक्स है वो डेरिवेटिव को डिनोट कर रहा है। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। ठीक है, अब यहाँ पे या तो आप मैट्रिक्स बना लो, लेकिन मैट्रिक्स बनाना फिर उसके बाद उसका क्यूब करना, स्क्वायर करना, उनको फिर सोल्व करना, फिर उसके पावर 2025 करना, तो ये थोड़ा मतलब लेंथी चला जाएगा। तो यहां से हम क्या करते हैं, देखो हमें जो गिवन है टी ऑफ एफ एक्स, वो क्या गिवन है एफ ऑफ एक्स प्लस में डी एफ बाई डी एक्स। ठीक है, मैं यहां से क्या करती हूँ, टी स्क्वायर ऑफ एफ एक्स निकालती हूँ, क्योंकि मुझे देखो हर ऑप्शन में टी क्यूब टी स्क्वायर एंड टी के बारे में बोल रहा है, हर ऑप्शन में। ठीक है, तो यहां से क्या करते हैं, टी ऑफ इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं इसको ऐसे। अब यहाँ पे टी ऑफ टी एफ एक्स कितना था, एफ ऑफ एक्स प्लस में टी एफ बाई टी एक्स। ट्रांसफॉर्मेशन कैसी होती है, लीनियर, लीनियरिटी शो करती है। इसका मतलब यहाँ पे ये टी ऑफ एफ एक्स
प्लस में टी ऑफ डी एफ बाई डी एक्स, ये हो जाएगी। ठीक है, गिवन ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे टी ऑफ एफ एक्स को खोलेंगे तो यही आ जाएगा एफ एक्स प्लस में डी एफ बाई डी एक्स, एंड यहाँ से इसको ओपन करेंगे इस वाले को, तो क्या होगा डी एफ बाई डी एक्स एंड डी स्क्वायर एफ बाई डी एक्स स्क्वायर, तो डी एफ बाई डी एक्स प्लस में डी स्क्वायर एफ बाई में डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, दैट इज एफ एक्स प्लस में 2 ऑफ डी एफ बाई में डी एक्स प्लस में डी स्क्वायर एफ बाई में डी एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आया है टी स्क्वायर। सिमिलरली टी क्यूब निकालेंगे, टी क्यूब निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा टी ऑफ एफ एक्स, मैं अलग अलग अप्लाई कर देती हूँ, टी ऑफ 2 बाहर ले लिया डी एफ बाई डी एक्स प्लस में टी ऑफ डी स्क्वायर एफ बाई में डी एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा एफ एक्स प्लस में डी एफ बाई डी एक्स गिवन ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ डी एफ बाई डी एक्स प्लस में डी स्क्वायर एफ बाई में डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस में ये हो जाएगा डी स्क्वायर एफ बाई में डी एक्स स्क्वायर प्लस में डी क्यूब एफ बाई में डी एक्स क्यूब। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा एफ एक्स प्लस में 3 टाइम्स ऑफ डी एफ बाई डी एक्स प्लस में 3 टाइम्स ऑफ डी स्क्वायर एफ बाई में डी एक्स स्क्वायर प्लस में डी क्यूब एफ बाई में डी एक्स क्यूब, ये आया टी क्यूब। हमें जो बोल रहा है वो निकलवा रहा है वैल्यू टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस में 3t की, टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस में 3t की। ठीक है, तो यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं, देखो साथ में एफ एक्स भी चलता जा रहा है। ठीक है, साथ में यहाँ पे या तो बाहर ले लो एफ एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे क्या बनेगा देखो टी क्यूब हमारे पास जो निकला है वो पुट कर दो, एफ ऑफ एक्स प्लस में 3 ऑफ डी एफ बाई डी एक्स प्लस में 3 ऑफ डी स्क्वायर एफ बाई में डी एक्स स्क्वायर प्लस में डी क्यूब एफ अपॉन में डी एक्स क्यूब माइनस में 3 ऑफ टी स्क्वायर, माइनस का 3 ऑफ टी स्क्वायर कितना निकला था एक बार देख लेते हैं ऊपर, एफ एक्स प्लस में 2 डी एफ बाई डी एक्स एंड डी स्क्वायर एफ बाई में डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, एंड यहाँ पे माइनस में जो t था, माइनस का प्लस का 3t है ना, 3t निकलवा रहे हैं, तो 3 ऑफ एफ एक्स प्लस में डी एफ बाई में डी एक्स, ये इन वैल्यूज को ओपन कर दो तो ये क्या बनेगी देखो, ये बनेगी यहाँ से माइनस का 3f(x), यहाँ से प्लस का 3f(x), ये तो कैंसिल हो जाएंगे तो सिर्फ f(x) बचेगा, लिख लो यहाँ से, प्लस में यहाँ पे 3 ऑफ डी एफ बाई डी एक्स, यहाँ से 3 ऑफ डी एफ बाई डी एक्स एंड यहाँ से माइनस का 6, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 ऑफ डी स्क्वायर एफ बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस का 3 ऑफ डी एफ स्क्वायर बाई डी एक्स, ये भी कैंसिल, तो सिर्फ ये बचता है, तो ये आएगा प्लस का डी क्यूब एफ बाई में डी एक्स क्यूब, यानी टी ऑफ टी क्यूब माइनस ऑफ 3t स्क्वायर प्लस में 3 ऑफ टी ऑफ एफ एक्स जो निकल कर आया वो हमारा ये निकल कर आया एफ प्लस में डी क्यूब एफ बाई में डी एक्स क्यूब। अब हमसे देखो पूछ क्या रहा है, कह रहे कि अगर इसकी पावर 2025 कर दे, यानी इसकी पावर अगर 2025 कर दे, ठीक है, और यहाँ पे किसके लिए निकाल रहे हैं, यहाँ पे एफ एक्स जो हमें गिवन है वो क्या गिवन है, एक्स के लिए है ना, एक्स के लिए, यानी जो एफ एक्स गिवन है ना वो सबके लिए एक्स के लिए पूछ रहा है ये, यानी एफ एक्स अब हमें एक्स लेकर चलना है। ठीक, तो यहाँ पे क्या करो देखो, इसको अगर अंदर भी ले जाओगे, सबसे पहले तो इसको अंदर ही ले जाओ पावर लगाने से पहले, तो टी क्यूब ऑफ एफ एक्स माइनस में 3t स्क्वायर ऑफ एफ एक्स प्लस में 3t ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस में डी क्यूब एफ ऑफ एक्स अपॉन में डी एक्स क्यूब। ठीक, ठीक है, तो हमारे पास ये आया। अब इसके बाद क्या करोगे, देखो ये हमारे पास निकल चुका। ठीक है, हमें क्या करनी है, यहाँ पे क्या करते हैं, देखो इसको मैं ऐसा नाम दे देती हूँ, जैसे ये टी क्यूब माइनस का 3t स्क्वायर प्लस का 3t था, ठीक है, ऑफ एफ एक्स था, और ये था इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस में डी क्यूब एफ एफ डी एक्स क्यूब। ठीक, ये हमारे पास था। हम इसको क्या करेंगे, इसको मैं t1 का नाम दे देती हूँ कि t1 ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो ये आया एफ एक्स प्लस में डी क्यूब एफ बाई में डी एक्स क्यूब। अब यहां से देखो हमें बोल रहा है कि इसकी पावर 2025, ठीक है, यानी इसकी पावर 2025 और एफ एक्स की जगह एक्स, ठीक है, यहां पे एक्स पुट कर देंगे और ये इसका क्या आएगा डेरिवेटिव 0, यानी हमारे पास t1, सबसे पहले इसको
बिना पावर के पुट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे पावर नहीं लगाएंगे, पहले हमने fx को पुट किया। अब क्या करनी है, अब पावर अप्लाई कर दो, कह रहे 2025 ऑफ x, ये मेरे पास क्या आया था, t ऑफ 1x इक्वल्स टू x, यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है कि t1 ऑफ 2024 ऑफ t1x, है ना। फिर इसको ओपन करते जाएंगे इस तरीके से, यही समझते ना कि भाई देखो एफ स्क्वायर ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, एफ ऑफ एक्स, फिर एफ क्यूब एक्स का मतलब कितना होता है, एफ ऑफ एक्स। सेम काम ये यहाँ पे होगा। अब क्योंकि यहाँ पे 2025 पावर है, ठीक है, तो इसको कितनी टाइम्स भी आप पावर अप्लाई कर दोगे, यहाँ पे अंदर फिर x बचेगा, तो ये t1 ऑफ 2024 ऑफ x, अगेन इसको ओपन करोगे t1 ऑफ 2023 ऑफ t1 ऑफ x, ठीक है, फिर यहाँ से क्या आएगा x के इक्वल, तो इसी तरीके से चलता जाएगा। हैंस हमें जो ये मिलेगा ना, ये किसके इक्वल मिलेगा, x के इक्वल ही मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक तरीके से मैपिंग की जैसे खुलती है, इसमें पावर मत कर देना x की पावर 2025, ठीक। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन देखो क्या क्या आ रहे हैं। ऑप्शन फर्स्ट में इसने बोला है सिर्फ x, और बाकी सब में क्या बोल रहा है, किसी में x+1, किसी में 2025 फैक्टोरियल x, किसी में +1, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट, बाकी सब गलत। चलते हैं नेक्स्ट पे, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि फॉर इंटीजर n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, fn है वो मेरा -1 से 0 r, ये हमें गिवन है, यानी जो डोमेन गिवन है वो -1 से 0 गिवन है, एंड fn(x) है वो हमारा गिवन है x अपॉन में 1 - x की पावर n। तो हमसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द सीरीज, ये जो सीरीज है, इसकी जो सीरीज बनेगी वो उसके लिए क्या क्या चीजें ट्रू है। हमसे एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट एंड यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट के बारे में पूछ रहा है, तो सबसे पहले चेक करते हैं एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट देखने के लिए क्या करो, देखो हमारे पास सीरीज क्या बनेगी, x अपॉन में 1 - x की पावर n, वेयर n 0 से इन्फिनिटी, ये मेरे पास सीरीज बनेगी। इसको एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट चेक करना है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट चेक करते हैं तो ये हमारे पास क्या होता है, ये an का काम करेगा, इसका मॉडुलस अप्लाई कर देंगे, ठीक है, यानी अगर ये मेरे पास कन्वर्ज कर जाती है तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं, जो डोमेन गिवन है वो हमें -1 से 0 गिवन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब मैं x को 0 पुट करती हूँ तो ये मेरा क्या बनता है, 0 के इक्वल, तो ये तो कन्वर्जेंट है एंड एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब 0 के लिए तो वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो गया। -1 के लिए जब चेक करोगे तो ये कितना बनेगा, -1 अपॉन में 2 की पावर n का मॉडुलस, है ना, यानी 1 अपॉन में 2 की पावर n, और ये सीरीज मेरे पास क्या बन जाएगी, 1 अपॉन में 2 की पावर n। तो ये तो हमें पता है कन्वर्जेंट होती है, ये तो जीपी सीरीज होती है, इसका इनफाइनाइट सम ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरे पास क्या आ जाएगी, कन्वर्जेंट, तो इसका मतलब -1 के लिए भी वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो गई है। अब सिर्फ चेक करना है -1 से 0 के बीच में, तो देखो जब x मेरा -1 से 0 के बीच में लाई करेगा, तो यहाँ से जब मैं 1 - x निकालती हूँ, सबसे पहले यहाँ पे क्या करो, माइनस ले लो, तो माइनस लोगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 से 1 के बीच में लाई कर जाएगा, एंड 1 - x मेरा कहाँ से लाई कर जाएगा, 0 से 2 के बीच में, है ना, 1 - x मेरा 0 से 2 के बीच में लाई कर गया, क्लियर। क्योंकि जब x मेरा -1 से 0 के बीच में लाई करेगा तो वो 0 से 2 के बीच में लाई कर जाएगा। यहाँ पे देखो x को जैसे आपने कुछ भी पुट किया, मान लो कि 0 के नजदीक जा रहा है, सॉरी 1 आएगा यहाँ पे, 1 यहाँ पे नहीं, वहां पे, ठीक। तो -1/x करोगे तो ये हमें क्या मिलेगा, यहाँ से ये हमें 1 से 2 के बीच में लाई कर जाएगा। इसका मतलब 1 - x मेरा 1 से 2 के बीच में लाई कर गया, तो 1 - x जब 1 से 2 के बीच में लाई करेगा और जब मैं इसकी पावर n करूंगी, ठीक है, तो ये पावर n करने पे ये मेरा किसको चला जाएगा, इन्फिनिटी को चला जाएगा, क्योंकि जब ये 1 से 2 के बीच में बिलोंग कर रहा है तो 1 से बड़े के लिए तो और 2 से छोटे के लिए इन्फिनिटी जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये मेरा इन्फिनिटी चला गया, इसका मतलब x अपॉन में 1 - x की पावर n, ये जो सीरीज आएगी, जैसे जैसे मैं अप्रोच करवाऊंगी n को, धीरे धीरे ये कर धीरे धीरे n को इन्फिनिटी को अप्रोच करवाऊंगी, तो यहाँ पे x कुछ भी हो, ये मेरे पास क्या कर जाएगा, मतलब कन्वर्ज कर जाएगा, कन्वर्जेंट होगा। और अगर इसको ऐसे चेक ना भी कर पाओ तो मान लो इसको an है, x अपॉन में 1 - x की पावर n, an प्लस 1 कितना आएगा, x अपॉन में 1 - x की पावर n प्लस 1, यहाँ से क्या कर लो,
एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट चेक करना है, an प्लस वन में an निकाल लो, ठीक है, लिमिट भी लगा देना, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। किसके लिए चेक कर रहे हैं? सिर्फ x जब मेरा -1 से 0 के बीच में लाई कर रहा है तब। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an प्लस वन अपॉन में an, यानी x अपॉन में 1 माइनस एक्स की पावर n प्लस वन, 1 माइनस एक्स की पावर n अपॉन में x, x से x कैंसिल, ये बचेगा 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स। अब जैसे जैसे मैं क्या करूंगी, ये मेरा x है वो जैसे जैसे मेरा 1 से 2 के 1 माइनस एक्स होगा वो किसके बीच में लाई करेगा? ऊपर हमने किया था अभी 1 से 2 के बीच में। तो यानी ये मेरे पास क्या आएगा? एक कांस्टेंट ही तो आएगी, है ना? ये मेरे पास क्या आएगी? कांस्टेंट, एंड क्या रहेगी? लेस देन 1, क्योंकि 1 माइनस एक्स अगर 1 से 2 के बीच में है तो 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स क्या हो जाएगा? 1/2 से 1 के बीच में। इसका मतलब लेस देन तो हो जाएगा, है ना? लेस देन 1 तो हो जाएगा इसका मॉडुलस, ठीक? तो इसका जब मॉडुलस लेस देन 1 हो गया तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकती हूँ रेशियो टेस्ट से कि ये मेरे पास क्या हो गया? कन्वर्जेंट। तो इसका मतलब एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो गया। हेंस हमारा एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट तो ये हो जाएगा, ठीक है? तो इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा गलत, ठीक है? और फोर्थ ऑप्शन हमारा गलत। अब सिर्फ चेक करना है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट को। तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हम चेक करते हैं। सबसे पहले सीरीज जो बनी है वो ये बनी है, क्या? x अपॉन में 1 माइनस एक्स की पावर n। इसका क्या करते हैं? इसका सबसे पहले फाइनाइट सम निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है? n मेरा 0 से इन्फिनिटी जा रहा था, मैं यहां से ले लेती हूँ कि n मेरा 1 से k जा रहा है। मैं सबसे पहले फाइनाइट सम की बात करती हूँ, ठीक? तो n जब 0 से k जाएगा तो ये बनेगा x प्लस में x अपॉन में 1 माइनस एक्स, x अपॉन में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एंड सो ऑन टू x अपॉन में 1 माइनस एक्स की पावर k, ठीक? ये मेरे पास क्या होता है? जीपी सीरीज है एंड फाइनाइट जीपी सीरीज है, तो इसका सम क्या होता है? अब एक चीज ऑब्जर्व करना, यहाँ पे जो सम आएगा वो ऑलवेज 0 से 1 के बीच में आएगा, 1 से बड़ा तो नहीं आएगा, जो सॉरी कॉमन रेशियो जो होगा, ठीक है? तो यहाँ पे मेरा जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा, देखो x तो मैं बाहर ले रही हूँ, अंदर बचेगा 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स प्लस में 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर एंड सो ऑन टू 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स की पावर k। अगर ये फाइनाइट सम कन्वर्ज कर गया तो इसका मतलब हमारी सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी, हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा? x बाहर, इसका फॉर्मूला हो जाएगा a इंटू में 1 माइनस में r की पावर n, दैट इज 1 माइनस r की पावर n। अब यहाँ पे k है तो k ले लेंगे, अपॉन में यहाँ पे k होता है तो k माइनस 1 आता है, ठीक है? लेकिन अगर एक टर्म बढ़ा भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स, ठीक? ये बनेगा x 1 माइनस एक्स की पावर k माइनस में 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स माइनस 1, यहां से ये कैंसिल, तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स की पावर k। ये मेरे पास आया है सम, ठीक है? ये मेरे पास आया फाइनाइट सम, इसको n से रिप्लेस करवा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ये मेरे पास क्या आ गया? फाइनाइट सम x अपॉन में 1 माइनस एक्स की पावर n का, जहां पे n मेरा 1 से लेके k तक था, यहाँ पे कुछ भी लोगे, मान लो फाइनाइट सम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप फाइनाइट तक ले सकते हो, ठीक है? ओके, अब देखो ये जो आया है इसमें क्या करना है? हमें बोल रहा था -1 से 0 के बीच में fn है वो -1 से 0 के से r जा रहा है। तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसको चेक करते हैं, ठीक है? इसको चेक करते हैं। अब एक चीज देखो, अगर मेरे पास ये जो फंक्शन बनता है, जो fn(x) मेरे पास है, उसके लिमिट अगर मैं कैलकुलेट करती हूँ और वो मेरे पास कॉन्टिन्यूस नहीं आता, तो मैं वहां से बोल देती हूँ कि वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा, ठीक है? यानी ये जो मैं fn(x) बनाती हूँ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी वाला, ये अगर कॉन्टिन्यूस नहीं होता तो फिर हम आगे छोड़ देते हैं, हम आगे बात ही नहीं करते, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा? fn(x) अगर मेरे पास कॉन्टिन्यूस नहीं हुआ लिमिट उसकी, लेकिन सारे fn(x) कॉन्टिन्यूस हैं, तो वहां से वो मेरे पास क्या हो जाएगा? जो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है वो हम आगे चेक ही नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। अब देखो यहाँ पे x को सबसे पहले पुट कर दो -1, क्योंकि -1 से 0 हमें गिवन है, तो -1 जब पुट करोगे तो ये मेरे पास क्या बनेगा? 1 माइनस में -1 यानी 1 प्लस 1 यानी 2 की पावर n, एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी ये इसको माइनस इन्फिनिटी ले जाएगी, तो ये आ गया माइनस का इन्फिनिटी। पॉइंट वाइज ही कन्वर्जन नहीं कर रहा, पॉइंट वाइज ही कन्वर्जन नहीं कर रहा, ठीक है? सिमिलरली
यहां से जब x को -1 से 0 के बीच में निकालोगे तो ये -1 से 0 के बीच में अगर लाई कर जाएगा, x तो 1 से 2 के बीच में लाई कर जाएगा, अगेन ये इन्फिनिटी चला जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। और जब x मेरा 0 के इक्वल होगा उस केस में ये मेरे पास 0 आ जाएगा। तो इन दोनों केसेस में तो नहीं हुआ ना हमारे पास, ठीक है। तो पॉइंट वाइज ही कन्वर्जेंस नहीं हो रही, तो उसकी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट की बात ही नहीं करेंगे। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा बट एब्सोल्युटली होगा। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन है, ठीक है। आईडी है 704115। देखो क्या बोल रहे हैं, कह रहे कि फोर इंटीजर्स एम एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। लेट आई एम एन है वो मेरे पास क्या है, 1 में 2 पाई आयोटा जेड की पावर एम एंड जेड बार की पावर एन, ठीक है। ये हमें गिवन है। एंड देखो जो सर्कल गिवन है वो क्या गिवन है, मॉडुलस जेड इक्वल्स टू 1, ठीक है। एक चीज मैं बता देती हूँ कि मॉडुलस जेड इक्वल्स टू 1 अगर हमें गिवन है तो वहां से ये कंडीशन की सेटिस्फाई करता है, ठीक है। जेड इंटू जेड बार होता है ना, वो 1 के इक्वल होता है। यहां से वेरीफाई करके देख सकते हो इजिली। यहाँ पे x को z को पुट करो x प्लस आयोटा वाई, तो ये होगा x माइनस आयोटा वाई। इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ठीक है। अब क्योंकि मॉडुलस z 1 के इक्वल गिवन है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 के इक्वल गिवन है, तो ये भी 1 के इक्वल आ जाएगा। हेंस हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। तो z इंटू जेड बार क्या होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है। एंड मॉडुलस z क्या है, 1 के इक्वल हमें जब गिवन है, ओके। फिर कह रहे कि इनमें से कौन सी चीज करेक्ट है। कह रहे m को अगर n के इक्वल लेती हूँ तो क्या 1 के इक्वल आता है इसका इंटीग्रल, क्या m प्लस 1 को अगर n के इक्वल लेती हूँ तो 1 के इक्वल आता है, या m को n प्लस 1 लेने पे 1 के इक्वल आता है, या फिर m को n प्लस 2 लेने के बाद 1 के इक्वल आता है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम फर्स्ट पे चलते हैं कि m को n के इक्वल लिया तो 1 में 2 पाई आयोटा बाहर है, z की पावर m और z बार की पावर m हो जाएगा क्योंकि m को n के इक्वल लिया है, ठीक है, इंटू में dz। अभी मैंने बताया कि इसको, अच्छा सबसे पहले इसको ऐसे लिख सकते हैं z इंटू जेड बार की पावर m। अब क्योंकि मॉडुलस z हमें 1 के इक्वल गिवन है तो इसका मतलब z इंटू जेड बार 1 के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब ये आया 1/2 पाई आयोटा ऑफ dz, 1 dz। और इसके अंदर ये एनालिटिक है, इसका मतलब इसका डायरेक्ट इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल, कोची इंटीग्रल फॉर्मूले से, ठीक है। क्योंकि एनालिटिक है तो ये मुझे डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, 0 के इक्वल। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया, 1 के इक्वल तो नहीं आया ये, है ना, 1 के इक्वल तो ये नहीं आया, तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया गलत। अब कह रहे कि m प्लस 1 को अगर मैं n के इक्वल ले लूं तो m को, m प्लस 1 को अगर n के इक्वल ले लूं, लेट कर लो कि n है ना वो मेरे पास क्या है, 2 है और m मेरे पास 1 है, कंडीशन सेटिस्फाइड, ओके। अब यहां से जो इंटीग्रल बनेगा वो ये बनेगा 2 पाई आयोटा z1 इक्वल्स के z इक्वल्स टू 1 के लिए, ठीक है। z की पावर m यानी 1 और z बार की पावर 2, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1/2 पाई आयोटा z इंटू जेड बार और इंटू में जेड बार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो 1 हो जाएगा z इक्वल्स टू 1 के लिए। तो 1/2 पाई आयोटा ये बचेगा ओनली मॉडुलस जेड बार इंटू में dz। एंड इफ अगर z इंटू जेड बार है होता है वो 1 के इक्वल होता है तो z बार क्या आ जाएगा, 1/z के इक्वल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 पाई आयोटा 1/z इंटू में dz, ठीक है। अब z इक्वल्स टू 1 के लिए इसके पास सिंगुलरिटी है 0 के ऊपर, तो यहाँ से कोची फॉर्मूला लगा देना, तो क्या आएगा 1/2 पाई आयोटा ऑफ f एट 1, सॉरी f एट 0, तो ये 1 के इक्वल है, ये f है तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और इनटू में क्या होता है 2 पाई आयोटा, तो यहाँ से 2 पाई आयोटा से 2 पाई आयोटा कैंसिल, क्या आ जाएगा 1 के इक्वल। तो हेंस हमारा जो ऑप्शन आ गया वो सेकंड करेक्ट आ गया। अब यहाँ पे थर्ड को अगर देखो m को अगर बढ़ाते, m को अगर छोटा लोगे n से, m को अगर n से छोटा लोगे तो वो ऑलवेज मेरे पास क्या आएगा देखना, सॉरी m को अगर n से बड़ा लोगे क्योंकि n को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, n को पुट कर रहे हैं तो m की वैल्यू बड़ी आ रही है। तो m जब मेरा बड़ा होगा ना n से तो यहाँ पे z बार वाली कंडीशन खत्म होके सिर्फ पूरा एनालिटिक बन जाएगा, जैसे z की पावर m z की बार की पावर n। अब m को यहाँ पे हमने n से बड़ा ले लिया, ठीक है। या फिर मान लो कि m को इसने क्या लिया था, n प्लस 1 लिया था, तो इसमें पुट कर दो, इसमें पुट करोगे तो z की पावर यहाँ पे क्या आ जाएगी n प्लस में 1 और z बार की पावर n, ठीक है, इंटू में dz 1/2 पाई आयोटा बाहर चल रहा था,
ये क्या हो जाएगा, z की पावर n इंटू जेड बार की पावर n इंटू में z, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको मैंने ओपन कर दिया है, ठीक है, इसकी पावर को अलग अलग कर दिया है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, अगेन 1 बना देगा, और ये अंदर क्या बच जाएगा, z dz, और ये कैसा होता है, एनालिटिक होता है, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रल 0 मिल जाएगा। तो यहाँ से इंटीग्रल 0 मिलेगा, यानी m को बड़ा लेने पे इंटीग्रल 0 मिल रहा है, तो 1 तो कभी नहीं मिलेगा, सिमिलरली 1 नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको करना था। चलते हैं नेक्स्ट पे। ये हमारे पास न्यूमेरिकल एनालिसिस का क्वेश्चन है, ठीक है, और इसकी जो आईडी है वो है 704125। ओके, अब देखो क्या रहा है, कह रहा है कि f है वो मेरा r से r एक फंक्शन है, ठीक है, सच दैट कि सुप्रीमम ऑफ x इज नॉट इक्वल्स टू y, f ऑफ x माइनस f ऑफ x y का मोड, f ऑफ y का मॉडुलस अपॉन मॉडुलस ऑफ x माइनस y है वो l के इक्वल है। ठीक है, जहां पे l है वो मेरा 1 से इंफिनिटी है, यानी l है वो बड़ा है 1 से और फाइनाइट है, कहने का मतलब इसका ये हुआ। कह रहा है कि लेट h है वो r से r कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है जो सेटिस्फाई कर रहा है कि h डैश x है ना उसका मॉडुलस लेस देन 3/4 है। ठीक है, आगे कह रहा है कि फॉर अल्फा इज ग्रेटर देन 0 gx उसने डिफाइन किया है अल्फा ऑफ fx प्लस में hx, अल्फा ऑफ fx प्लस में hx। ठीक है, एंड कह रहा है कि कंसिडर द सीक्वेंस x के डिफाइंड बाय ये, तो हमें कह रहा है कि सीक्वेंस कन्वर्जेस टू अ सॉल्यूशन इफ, कह रहे हैं कि सीक्वेंस है ना वो हमारे सॉल्यूशन को कन्वर्ज कब करेगी। यहाँ पे अगर ऑब्जर्व कर पा रहे हो, फर्स्टली जो गिवन है वो क्या गिवन था, सुप्रीमम ऑफ x इज नॉट इक्वल्स टू y, f ऑफ x माइनस में f ऑफ y अपॉन में x माइनस y का मॉडुलस, मुझे l गिवन था, और l कैसा गिवन था, फाइनाइट और ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये मेरे पास होता क्या है, ये एक तरीके से ऐसा काम करता है, लिमिट x टेंड्स टू y, f ऑफ x माइनस में f ऑफ y अपॉन में x माइनस y है वो l के इक्वल है, इसका मतलब f डैश ऑफ x है वो l के इक्वल गिवन है। ठीक है, ये हमें गिवन है, यानी f डैश x है उसका मॉडुलस क्या गिवन है, 1 से बड़ा। ओके, अब हमें क्या कह रहा है, हमें देखो ये मेरे पास कैसा है, ये मेरे पास जो गिवन आइट्रेशन है ये फिक्स्ड पॉइंट आइट्रेशन के गिवन है, ठीक है, फिक्स्ड पॉइंट आइट्रेशन गिवन है, और उसके लिए हमारे पास कंडीशन होती है कि फिक्स्ड पॉइंट आइट्रेशन के अंदर जो, अगर मुझे ये गिवन रहता है कि g ऑफ x के दैट इज x के प्लस 1, ये जो है कह रहे कि अगर यहाँ पे g डैश ऑफ x के है उसका मॉडुलस अगर लेस देन 1 होता है ना, तो वो मेरे पास कन्वर्जेंट होती है, वो सीक्वेंस मेरे पास कन्वर्जेंट होती है। तो यहाँ पे देखो gx हमें गिवन क्या था, जो gx गिवन था वो गिवन था अल्फा ऑफ fx प्लस में h ऑफ x। ठीक है, g डैश x निकालेंगे तो आएगी f डैश x प्लस में h डैश x। ओके, अब यहां से देखो, यहां से हमें g डैश x को क्या दिखाना है कि ये मेरे पास किसी तरीके से अगर लेस देन 1 हो गई तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट, यानी हम ये लेकर चलते कंडीशन कि ये मेरे पास लेस देन 1 है, तो यहाँ पे अल्फा एज इट इज, f डैश x की वैल्यू कितनी थी, l के इक्वल, तो यहाँ पे l पुट कर दो, प्लस में h डैश x जो गिवन था उसकी मॉडुलस की वैल्यू किससे छोटी आ रही थी, अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये चीज मेरे पास क्या होगी, अल्फा ऑफ f डैश x प्लस में h डैश x, है ना, क्या होगी, इज लेस देन, अलग अलग मॉडुलस अप्लाई कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 1 से छोटी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए तो आ गया क्या, अल्फा ऑफ l, h डैश x की वैल्यू क्या गिवन थी, 3/4 से छोटी, यानी ये आ गया 3/4, तो ये लेस देन 1 आएगी। ठीक है, तो अल्फा एल क्या आ गया, लेस देन 1 माइनस 3/4 दैट इज 1/4, यानी अल्फा लेस देन 1/4 ऑफ एल, यानी अगर अल्फा मेरा 1/4 एल से छोटा होगा तो मेरा ये क्या करेगी, कन्वर्जेंट करेगी, तो अल्फा मेरा लेस देन अगर 1/4 एल होगा तो ये कन्वर्ज करेगी, बाकी सब क्या हो जाएंगे, गलत। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। अगेन रियल एनालिसिस का क्वेश्चन है, ठीक है, पावर सीरीज का क्वेश्चन है, आईडी है 704106।
देखो क्या बोल रहा है, कह रहे कि कंसिडर द पावर सीरीज, हमारे पास एक पावर सीरीज गिवन है, ठीक है। कह रहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। सबसे पहले कह रहे कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या 1/e है, या सीरीज मेरे पास कन्वर्ज कर रही है x इक्वल्स टू 5 के लिए और x इक्वल्स टू 3 के लिए, और कह रहे कि जब मैं मॉडुलस x 1/2 से छोटा लेती हूँ तो क्या सबके लिए वो कन्वर्ज करेगी। तो इसके लिए देखो सबसे पहले गिवन क्या है, an जो गिवन है वो ये गिवन इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना। यहां पे ये मेरा an है। जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होता है वो क्या होता है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an की पावर 1/n, ठीक है। तो 1/r इक्वल्स टू में लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an जो गिवन था वो यहाँ पे पुट कर दो, n अपॉन में 1 प्लस में n की पावर n स्क्वायर एंड इसकी पावर 1/n। ये n स्क्वायर है, इसको ऐसे लिख सकते हैं n इंटू n, तो एक n से एक n कैंसिल, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n अपॉन में 1 प्लस n की पावर n, यानी इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस में 1/n की पावर n, या फिर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस 1/n की पावर n। एंड ये हमारे पास क्या होता है, e के इक्वल, यानी 1/r मेरा 1 अपॉन e को कन्वर्ज कर गया। दिस इंप्लाइज कि r मेरा e आया, यानी जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आया वो तो मेरे पास क्या है, e के इक्वल। इसने बोला 1/e तो गलत हो गया। अब देखो e की जो वैल्यू होती है वो मेरे पास क्या होती है, 2.7 समथिंग होती है ना। यहाँ पे देखो इसके बाहर वो कन्वर्ज नहीं करेगी क्योंकि इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस यही है, या तो इस पे कन्वर्ज कर सकती है या फिर इसके अंदर कन्वर्ज कर सकती है, उसके बाहर नहीं कर सकती। तो x इक्वल्स टू 5 के लिए वो कन्वर्ज नहीं करेगी, डाइवर्जेंट रहेगी। सिमिलरली 3 के लिए भी कन्वर्जेंट नहीं होगी। अब कह रहे कि x को जब मैं लेस देन 1/2 लूं तो क्या सबके लिए कन्वर्ज करेगी, बिल्कुल करेगी, क्योंकि यहाँ पे e है वो कितना आया है, 2.7 आया है, ठीक है, और ये कितना होता है 0.5 होता है। तो जब इसी के लिए कन्वर्ज कर रही है, इसके अंदर आने वाले सबके लिए कन्वर्ज कर रही है, तो इसके लिए भी तो कन्वर्ज कर जाएगी। इसका मतलब सीरीज हमारी कन्वर्ज करेगी फॉर ऑल x विद मॉडुलस x इज लेस देन 1/2। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। ये हमारे पास क्वेश्चन है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है, आईडी है 704122। अब देखो क्या बोल रहा है, कह रहे कि गिवन y1x है वो e की पावर 2x इज अ सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें इसका सॉल्यूशन गिवन है, ठीक है। हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि y2 है ना वो OD का सॉल्यूशन है जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी y1 हमें एक सॉल्यूशन ऑलरेडी गिवन है, हमें y2 सॉल्यूशन निकालना है और उस सॉल्यूशन को निकालने के बाद इन कंडीशंस को चेक करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमें गिवन है एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस में 3 प्लस में 4x dy बाई डी एक्स प्लस में 4x प्लस में 6 ऑफ y इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये हमें गिवन है। एंड y1x है वो e की पावर 2x गिवन है, ये एक सॉल्यूशन गिवन है इसका। देखो हमें ये गिवन है, हमें इसका एक सॉल्यूशन गिवन है, तो मैं क्या करती हूँ, लेट कर लेती हूँ, लेट कर लेती हूँ कि y है वो मेरे पास v इंटू ई की पावर 2x है, ठीक है। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जब हमें एक सॉल्यूशन पता रहता है और दूसरा सॉल्यूशन हमें निकालना होता है तो हमारी जो इक्वेशन होती है ना वो कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, देखो v होता है, v डैश होता है, उसको मैं t का नाम दूंगी, और ये डायरेक्ट कन्वर्ट होता है t डैश प्लस में t ऑफ p z डैश अपॉन में z, सॉरी 2z डैश अपॉन में z प्लस में p इक्वल्स टू r बाय z। जहां पे मैं बता देती हूँ कि जो p होता है ये हमारे पास होता है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में p ऑफ x डी वाई बाई डी एक्स प्लस में q ऑफ x डी वाई इक्वल्स टू में r, ठीक है। ये जो p यहाँ पे ये जो p होता है ना, जैसे हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, इसको जब हम क्या करेंगे, इसके कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे तो यहाँ पे जो p निकल कर आएगा वो मेरा p ये होगा, ठीक है। एंड जो r होता है वो मेरा यहाँ पे आता है, लेकिन r 0 गिवन है तो इसका मतलब ये जो बनेगा ये भी कैसी बनेगी, होमोजीनियस बनेगी, ठीक है। एंड v डैश होता है वो t के इक्वल होता है, अगर मैं इसको ये पुट कर रही हूँ तो यहाँ पे देखो, और देखो ये जो e की पावर 2x होती है वो z का काम करती है जो हमने यहाँ पे पुट करी है, ठीक है। तो ये यहां से क्या हो जाएगा, t डैश प्लस में
टी ऑफ टू जेड डैश कितना होगा, जेड जो है वो e की पावर 2x है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू ई की पावर 2x अपॉन में z e की पावर 2x प्लस में p कितना है। अब देखो जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है इसमें इसका जो कोफिशिएंट है उसको 1 बनाओ, तो 1 बनाओगे तो यहाँ पे x से डिवाइड करवा दोगे ऑल ओवर, ठीक है, तो ये क्या बनेगा अपॉन में x एंड अपॉन में x, ये होगा मेरा px माइनस के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे रख दो माइनस ऑफ 3 प्लस में 4x अपॉन में x, ठीक है, इक्वल्स टू में 0। तो ये और यहाँ पे जो t डैश होता है, t जो होता है वो किसके इक्वल होता है, v डैश के इक्वल, यानी t के लिए पहले सॉल्व करेंगे फिर v डैश के लिए सॉल्व करेंगे, तो t डैश प्लस में t ऑफ e की पावर 2x से e की पावर 2x कैंसिल, 4 माइनस 3/x एंड माइनस में 4, इसको अलग अलग कर दिया, तो ये 4 से 4 कैंसिल, ये आ गया t डैश माइनस का 3/x ऑफ t इक्वल्स टू 0, ठीक है, t डैश अपॉन में t इक्वल्स टू 3/x, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो, तो ये आएगा log ऑफ t इक्वल्स टू में log ऑफ x क्यूब प्लस में log ऑफ c, log ऑफ t प्लस में log ऑफ c x क्यूब, यानी t की जो वैल्यू आ गई वो c ऑफ x क्यूब आ गई, t जो था वो v डैश के इक्वल था, इसका मतलब v डैश हमारा आ गया c x क्यूब के इक्वल, दिस इंप्लाई इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, ठीक है, ये आया है हमारा v, लेकिन जो हमें सॉल्यूशन दिया हुआ है वो किसके फॉर्म में दिया हुआ है, y के फॉर्म में, ठीक है, तो यहाँ पे जो y था वो क्या था, e की पावर 2x इंटू में v, तो ये आ गया e की पावर 2x इंटू में c ऑफ x की पावर 4 अपॉन में 4 प्लस में c1, ये मेरे पास आ गया सॉल्यूशन। अब जो हमें कंडीशन गिवन है वो इसके ऊपर लगेंगी, क्या क्या गिवन है, y2 1 पे e स्क्वायर बाय 4, तो y2 1 पे एक तो गिवन है e स्क्वायर बाय 4 और y2 डैश एट 1 पे 3 स्क्वायर बाय 2, ये हमें गिवन है। सबसे पहले इसका y डैश भी निकाल लो, y जो था वो हमें क्या गिवन था, e की पावर 2x एज इट इज, ठीक है, डैश का निकाल रही हूं, अंदर इसका तो 0 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा c ऑफ x क्यूब, ठीक है, प्लस में सी एक्स की पावर 4 अपॉन में 4 एज इट इज, c1 एज इट इज, और इसका कितना हो जाएगा 2 ऑफ e की पावर 2x, यानी ये मेरे पास आ गया सी एक्स क्यूब प्लस में c ऑफ x की पावर 4 अपॉन में 2 प्लस में c1 e की पावर 2x, ठीक है, ये बन गया। अब इनके अंदर पुट कर दो, तो ये y2 निकल कर आया है अब, क्योंकि मेरे पास दूसरा सॉल्यूशन है, ठीक है, ये मेरे पास दूसरा सॉल्यूशन होता है, यहां पे पुट कर दो तो y2 एट 1 ई स्क्वायर बाय 4 आना चाहिए, तो y2 एट 1 क्या आना चाहिए, ई स्क्वायर बाय 4, तो यहां से क्या आएगा ई स्क्वायर बाय 4 एज इट इज, और यहां पे x की जगह 1 पुट हो जाएगा, तो e की पावर 2 c बाय 4 प्लस में c1 e की पावर 2, e की पावर 2 सब तरीके से कैंसिल, इक्वेशन बन गई c प्लस में 4 ऑफ c1 इक्वल्स टू में 1। दूसरी इक्वेशन बना लो इससे y2 डैश वाले से, तो y2 डैश 1 पे क्या गिवन है 3 स्क्वायर बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा 3 स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू में c ऑफ x क्यूब, तो c प्लस में c बाय 2 है ना, एंड प्लस में c1 इसकी पावर इनटू में e की पावर 2, ठीक है, तो यहां से क्या होगा देखो e स्क्वायर से e स्क्वायर कैंसिल, 3 बाय 2 इक्वल्स टू में ये कितना हो जाएगा 3c बाय 2 प्लस में c1, यानी 3c प्लस में 2c1 इक्वल्स टू 3, दूसरी इक्वेशन आ गई ये, इन दोनों से c1 और c की वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ पे c की वैल्यू आएगी 1 माइनस 4c1, तो 3 ऑफ 1 माइनस 4c1 प्लस में 2 ऑफ c1 इक्वल्स टू 3, यानी 3 माइनस में 12 ऑफ c1 प्लस में 2 ऑफ c1 इक्वल्स टू 3, यानी 3 माइनस में 10 ऑफ c1 इक्वल्स टू 3, यानी c1 की वैल्यू तो आ गई 0, c1 की वैल्यू जब 0 आ गई तो c की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 1 के इक्वल यहाँ से, ठीक है, तो c की वैल्यू आई 1 और c2 की आई 0,
तो C1 की वैल्यू आई 1, है ना, सॉरी C की वैल्यू आई 1 और C1 की आई 0। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन बनेगा वो ये बन जाएगा e की पावर 2x x की पावर 4 अपॉन में 4। तो यहाँ पे लिख लो ऊपर सॉल्यूशन e की पावर 2x x की पावर 4 अपॉन में 4, ये मेरा आया है सॉल्यूशन y2। अब y2 के ऊपर क्या क्या पूछ रहा है देखो, कह रहे कि y2 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन 0 से इन्फिनिटी। 0 से इन्फिनिटी के ऊपर क्या ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कैसे चेक करोगे? y2 डैश निकाल लो, है ना, y2 डैश निकाल लो। अब y2 डैश हमारा ऑलरेडी निकाला हुआ है, तो y2 डैश कहाँ है? ये रहा। यहाँ पे c की वैल्यू कितनी आई थी 1, C1 की आई थी 0। तो एक्स क्यूब प्लस में x की पावर 4 अपॉन में 2 e की पावर 2x। ये मेरा ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा क्या? 0 से इन्फिनिटी, बिल्कुल। तो इसका मतलब y मेरा क्या होगा? इंक्रीजिंग। क्योंकि देखो ये 0 से इन्फिनिटी के ऊपर ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव एंड ये भी पॉजिटिव, तो ये ओवरऑल पॉजिटिव। तो इसका मतलब पॉजिटिव का मतलब y2 डैश जब मेरे पास पॉजिटिव है, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो इसका मतलब ये इंक्रीजिंग है, तो बिल्कुल करेक्ट बात है। अब कह रहे हैं कि e की पावर -2x से जब मैं y2x को मल्टीप्लाई करवाती हूँ, तो एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पे क्या ये 1 जाता है क्या? अब यहाँ पे e की पावर -2x से जब डिवाइड करवाओगे तो ये आएगा, मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये आएगा x की पावर 4 अपॉन में 4, और एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये इन्फिनिटी को जा रहा है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आया? गलत हो जाएगा ये भी गलत एंड ये भी गलत। और साथ में अगर y2 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है 0 से इन्फिनिटी पे, तो डिक्रीजिंग तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो ये भी गलत। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना था। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस किए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।